नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना एमपी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात धार की भोजशाला परिसर के एएसआई सर्वे के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। एससी ने याचिकाकर्ता काजी मोइनुद्दीन की याचिका सुनने से इनकार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता इस मामले में हाईकोर्ट में पक्षकार नहीं थे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हाईकोर्ट में जाकर अपनी बात रख सकते हैं। धार में भोजशाला परिसर के एसआई सर्वे के खिलाफ जो याचिका दायर की गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता काजी मोइनुद्दीन की याचिका सुनने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि याचिकाकर्ता इस मामले में हाई कोर्ट में पक्षकार नहीं थे, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हाई कोर्ट में जाकर के अपनी बात रख सकते हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी सुशील पांडे जुड़ गए हैं। सुशील, एएसआई सर्वे के खिलाफ जो याचिका दायर की गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है सुनवाई से, ज्यादा जानकारी। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से एक दूसरी याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी और इस याचिका में भी यही मांग किया गया था कि जो भोजशाला में फिलहाल सर्वे कराने का आदेश हाईकोर्ट ने दिया है उस पर तत्काल रोक लगाई जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पहले याचिकाकर्ता से ये पूछा कि क्या आपने हाईकोर्ट में इससे संबंधित याचिका दाखिल की है, तो याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया कि उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल नहीं की है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल करने के लिए कहा और कहा कि जब आपने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल नहीं की तो सीधे आप सुप्रीम कोर्ट कैसे आ गए। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में कोई भी आदेश नहीं जारी किया, यानी कि जो फिलहाल सर्वे की इजाजत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से थी पहले ही, वो जस की तस रहेगी। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा इस पूरे मामले में कि वो हाईकोर्ट के समक्ष अपनी बात रखें। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में पहले ही आदेश जारी कर चुका है, लिहाजा इस मामले में हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं बनता। आपको बता दें कि इससे पहले सोमवार को भी इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी, जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में तमाम पक्षकारों को नोटिस जारी किया था, लेकिन सर्वे पर किसी तरीके से रोक लगाने से मना कर दिया था। लेकिन ये जरूर कहा था कि जो सर्वे रिपोर्ट का आउटकम आएगा वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर ही होगा। लेकिन इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी याचिका पर भी सर्वे की जो मांग कर रहे थे कि सर्वे पर रोक लगाई जाए, उसको सुनने से मना कर दिया है। यानी कि सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि भोजशाला में जो भी सर्वे की प्रक्रिया अभी कंडक्ट करवाई जा रही है वो जस की तस रहेगी। याचिकाकर्ता जिस उम्मीद से सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे कि शायद सुप्रीम कोर्ट सर्वे पर रोक लगा देगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को वापस हाईकोर्ट भेज दिया। तो उम्मीद पर, याचिकाकर्ता की उम्मीद पर कहीं ना कहीं पानी फिर गया है, पर सुप्रीम कोर्ट ने एक और रास्ता भी दिखाया कि आप चाहें तो हाईकोर्ट जा सकते हैं। हालांकि देखने वाली बात होगी कि हाईकोर्ट में क्या सुनवाई होती है, क्या सुनी जाती है। हम पर फिलहाल बहुत शुक्रिया सुशील जानकारी को साझा करने के लिए। तो सर्वे के खिलाफ सुनवाई से इनकार सुप्रीम कोर्ट का, ये बता दें आपको, जो है यहाँ पर याचिका लगाई गई थी और याचिका पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से इनकार कर दिया और कहा, आपको ये भी बता दें, याचिकाकर्ता काजी मोइनुद्दीन ने याचिका दायर की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया कि इस मामले में हम सुनवाई नहीं कर सकते। याचिकाकर्ता इस मामले में हाईकोर्ट में पक्षकार नहीं थे, यह भी दलील दी गई है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आप चाहें तो अपनी बात हाईकोर्ट में जाकर के रख सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी नवीन मेयर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन, एएसआई सर्वे के खिलाफ जो याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई से साफ तौर से इनकार कर दिया है, किस तरह से देखें आप? नवीन, उनकी ओर से जो है और अब आगे बढ़ेंगे, जबलपुर से बड़ी खबर का जिक्र करेंगे। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर प्रशासन का सख्त रवैया नजर आ रहा है। 20 और प्राइवेट स्कूलों पर एक्शन लिया गया है। बता दें, फीस बढ़ाने, खास दुकानों से किताबें और यूनिफॉर्म खरीदने का दबाव बनाने की शिकायतें लगातार बढ़ती जा रही हैं, लगातार शिकायतें मिल रही हैं। अब तक कुल
54 स्कूलों के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है। हर दिन कलेक्टर के पास शिकायतें पहुंच रही हैं। तो प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर सख्ती के मूड में पूरी तरह से प्रशासन है और कई सारे स्कूलों पर गाज भी गिरी है और मामला भी दर्ज हुआ है। बता दें, लगातार जैसे स्कूल खुलने का समय, नए सेशन के स्टार्ट होने का समय आता है, स्कूलों का दबाव जो है अभिभावकों पर पड़ता है और इसी बीच सख्ती जो है देखने को मिली है। ज्यादा जानकारी के लिए पवन पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, लगातार प्राइवेट स्कूलों की मनमानी हम देख रहे थे, पर अभी सख्ती में प्रशासन है, पूरी तरह से सख्ती के मूड में। कई सारे स्कूलों पर गाज भी गिरी है, एफआईआर भी इस मामले में दर्ज हुई है। क्या लगता है, जिस तरह का एक्शन लिया जा रहा है, बाकी स्कूल भी इससे सबक लेंगे या वैसे ही मनमानी करेंगे? क्योंकि हर बार ऐसी तस्वीर हम देखते हैं। बिल्कुल, जिस तरह की तस्वीरें अभी सामने आ रही हैं और जिला प्रशासन का जो रुख है वो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट कर रहा है कि प्राइवेट स्कूलों को मनमानी करने की छूट नहीं दी जा सकती। अभिभावकों के साथ जिस तरह से सिंडिकेट बनाकर लूट की जाती है कि किताब की पुस्तक विक्रेता हैं, यूनिफॉर्म विक्रेता हैं, स्कूल वाले हैं, ये सब मिलकर सिंडिकेट बनाकर जिस तरह से अभिभावकों के साथ लूट करते हैं, 100 रुपए की चीज 500 रुपए, 1000 रुपए तक में बेचते हैं और अभिभावकों को मजबूर करते हैं खरीदने के लिए, उसके खिलाफ जो अभियान शुरू हुआ है उसमें कहीं ना कहीं अभिभावक अब प्रशासन के साथ जुड़ रहे हैं और लगातार शिकायतें प्रशासन के पास पहुंच रही हैं। कलेक्टर ने अपना व्हाट्सएप नंबर जारी किया है जिस पर हर दिन तकरीबन 100 से ज्यादा शिकायतें अभिभावकों की पहुंचती हैं और उसको लेकर के प्रशासन निरंतर कार्रवाई कर रहा है। प्रकरण दर्ज किया है निजी विद्यालय अधिनियम 2017 के तहत, धारा 6 और 9 के तहत ये मामला दर्ज किया गया है, जिस पर अब कहीं ना कहीं एक्शन होते दिख रहा है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही प्रशासन इन स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई भी करेगा। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरे गिरोह का, इस पूरे सिंडिकेट का अगर कोई सरगना है तो वो निजी स्कूल होते हैं जो किताब कापी की दुकान वालों से साठगांठ करते हैं, यूनिफॉर्म वालों से साठगांठ करते हैं और फिर कमीशन का खेल होता है और कमीशन सब में बराबर बंटता है। फिलहाल किताब कापी की दुकानों पर भी जांच चल रही है कि किस किस स्कूल के साथ टाई अप है, किस कीमत पर किताबें बेची जा रही हैं, कॉपियां बेची जा रही हैं और इसमें स्कूलों की क्या भागीदारी है, किताब कापी दुकानों वालों की क्या भागीदारी है। तो इस बार जो प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की है, इससे उम्मीद की जा रही है कि कोई न कोई अंजाम तक जरूर प्रशासन पहुंचेगा, निजी स्कूलों को सबक मिलेगा और अभिभावकों को राहत मिलेगी। ठीक, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया पवन जानकारी को साझा करने के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे, छिंदवाड़ा का जिक्र करेंगे। कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। कमलनाथ के करीबी माने जाने वाले और पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना आज बीजेपी की सदस्यता ले सकते हैं। दीपक सक्सेना अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। वे अपने समर्थकों के साथ छिंदवाड़ा से भोपाल रवाना हो चुके हैं। भोपाल में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा और ज्वाइनिंग कमेटी के संयोजक नरोत्तम मिश्रा उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलवा सकते हैं। 2019 में जब कमलनाथ सीएम बने तो उनके उपचुनाव लड़ने के लिए अपनी सीट छोड़ने वाले दीपक सक्सेना ही थे। तो कमलनाथ के करीबी दीपक सक्सेना अब बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। भोपाल के लिए रवाना हो चुके हैं, छिंदवाड़ा से निकल चुके हैं और कहा जा रहा है कि वी डी शर्मा और नरोत्तम मिश्रा उन्हें सदस्यता दिलाएंगे। अपने समर्थकों के साथ भोपाल के लिए दीपक सक्सेना रवाना हो चुके हैं। चुनाव से पहले इंदौर में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। इंदौर में मुश्किल में पड़ी है कांग्रेस। महिला कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष शोभा ओझा ने प्रभारी को पत्र लिखा है। एमपी कांग्रेस प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह को यह पत्र लिखा गया है। शोभा ओझा का पत्र सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। काम करने में असमर्थता जताई है। शोभा ओझा को लोकसभा सीट की जिम्मेदारी मिली है। पारिवारिक कारणों का हवाला भी उनके द्वारा दिया गया। सत्यनारायण पटेल भी यूपी में व्यस्त होने का हवाला जो है दे चुके हैं। दोनों नेताओं के मना करने पर पूर्व विधायक विपिन वानखेड़े को लोकसभा की जिम्मेदारी दी गई है। तो चुनाव से पहले इंदौर में कांग्रेस को एक ये बड़ी जानकारी आपको इससे जुड़ी दे रहे हैं। शोभा ओझा की जिम्मेदारी, उन्होंने जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया है। इस बार मध्य प्रदेश की लाडली बहनों को लाडली बहना योजना की राशि 5 दिन पहले आ रखी है, यानी आज लाडली बहनों के खाते में आज ये राशि आएगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, मेरी प्यारी लाडली बहनों, तुम खुश रहो, यही तुम्हारे भैया की कोशिश है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज तुम्हारे खाते में लाडली बहना योजना की राशि 5 दिन पहले आ रखी है। आप सभी बहनों को बधाई, शुभकामनाएं।
तो लाडली बहनों के खाते में आज राशि आ जाएगी। जो हर महीने लाडली बहनों को राशि मिलती है वो इस बार 5 तारीख को आ रही है। हर बार 10 तारीख को ये राशि आती है और इस बार 5 तारीख को अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे लाडली बहनों को अपने पैसे। एमपी में लोकसभा के रण में अब दिग्गज अपनी ताकत झोंकने वाले हैं। पीएम मोदी एक सप्ताह में 2 बार एमपी दौरे पर आएंगे। 7 अप्रैल को जबलपुर में, 9 अप्रैल को बालाघाट दौरे पर रहेंगे। लोकसभा प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा करेंगे। बता दें 8 अप्रैल को मंडला और शहडोल दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी। तो दिग्गजों का जमावड़ा अब अलग अलग जगह पर नजर आएगा, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में नजर आएगा। जनसभाएं होगी, प्रधानमंत्री का मध्य प्रदेश का दौरा, साथ ही साथ राहुल गांधी का भी दौरा बेहद खास। चुनाव नजदीक और उससे पहले दिग्गजों का जमावड़ा अब हमें अलग अलग राज्यों, अलग अलग जिलों में देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। दिग्गज जो है ताकत झोंकने वाले हैं इस बार के चुनाव में। शहडोल से बड़ी खबर का जिक्र करते हैं। कमिश्नर ने तहसीलदार को सस्पेंड कर दिया। निर्वाचन कार्य में लापरवाही पर एक्शन लिया गया। बता दें कलेक्टर ने भी कई बार अल्टीमेटम दिया था। सुधार नहीं होने पर जैतपुर तहसीलदार मुनेश्वर प्रसाद विराट सस्पेंड हुए हैं। कमिश्नर की कार्रवाई के बाद सरकारी महकमे में हड़कंप मच गया है। चूंकि और भी कोई लापरवाह ऐसे अधिकारी होंगे तो उन पर भी गाज गिर सकती है। तो हड़कंप में सभी आ गए कि कहीं हम पर गाज ना गिर जाए और काम हम अच्छे से करें। तो ये बड़े एक्शन से कहीं ना कहीं पूरे ही दफ्तर में भी हड़कंप मचा है। बड़वानी से बड़ी खबर है। जंगली जानवर ने मासूम का शिकार कर दिया। मां के पास ये मासूम सो रहा था। 8 साल का ये मासूम था और मासूम को ये जानवर ले गए उठा करके। शोर मचाने पर जंगल में जानवर भाग गया। मासूम का सिर और धड़ अलग अलग मिले हैं। वन विभाग ने जंगल में पिंजरे लगाए हैं। आसपास तेंदुए और उनके शावकों के पैरों के निशान भी मिले हैं। बात का फलिया नौली, वहाँ जंगल में एक बच्चे को कोई अज्ञात जानवर घर से उठाकर ले गया है। सूचना पर तुरंत वहाँ जाकर मैंने तस्दीक की है और मर कायम का जांच में लिया गया है और वन विभाग के कर्मचारियों को भी सूचित कर दिया गया है। वो भी आ गए हैं। पीएम कराया जा रहा है। जैसा कुछ होगा अग्रिम में जाँच में पाया जाएगा, उसे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तो जंगली जानवर ने मासूम का शिकार किया है। माँ बाप के पास सो रहा था 8 साल का ये मासूम और ये जानवर ले गए। बच्चे को सिर और धड़ अलग मिला है। मासूम का शिकार जानवरों के द्वारा किया गया। बड़वानी का हम जिक्र कर रहे हैं। मासूम का सिर और धड़ अलग अलग मिले हैं। वन विभाग ने जंगल में पिंजरे भी लगाए हैं कि जल्द से जल्द रेस्क्यू भी कर लिया जाए, पर मुमकिन शायद नहीं हो पा रहा। और इस बीच ये तस्वीर, ज्यादा जानकारी के लिए पंकज हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, मासूम का शिकार जानवर के द्वारा, ज्यादा जानकारी। बिल्कुल ऋतु, ये जिस तरीके से लगातार देखने में आ रहा है कि जंगलों से निकल करके अब जो जंगली जानवर हैं वो गांव की तरफ रुख कर रहे हैं और यह कोई पहला मामला नहीं है। इस तरीके के और भी मामले, और इसमें पशुओं को भी, पालतू पशुओं को भी जंगली जानवरों के द्वारा शिकार बनाया जा रहा है। अभी पिछले 2 दिन पूर्व ही जो है 2 शावकों को वन विभाग ने रेस्क्यू करके और गड्ढे से बाहर निकाल के पिंजरे में कैद किया था। तो पूरे बड़वानी जिला जो कि महाराष्ट्र की सीमा से सटा हुआ, यहाँ पर लगातार जो है देखा जा रहा है कि तेंदुए जो है काफी संख्या में आ रहे हैं और जो पालतू पशु हैं और ग्रामीण हैं उनको अपना शिकार बना रहे। ग्रामीण क्षेत्रों में काफी दहशत का माहौल है और ये इस तरीके से पलायन का कारण है कि जंगल खत्म होते जा रहे हैं। जंगलों में पानी। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। अब जिक्र विदिशा का। पंचायत रोजगार सचिव की हत्या से सनसनी फैल गई। पत्थर से सिर कुचल करके हत्या कर दी गई। हनौता बांध के पास लाश मिली है। 2022 में पिता की भी हत्या हुई थी। जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। तो पंचायत रोजगार सचिव की हत्या से सनसनी फैली है। पत्थर से सिर कुचल करके हत्या की गई है।
लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने आज अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया। इसमें 5 न्याय और 25 गारंटी का खास फोकस है। इस मौके पर अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी के सी वेणुगोपाल, पी चिदंबरम रहे और इसके अलावा आनंद शर्मा, सचिन पायलट समेत तमाम नेता मौजूद रहे। मैनिफेस्टो जारी किया गया है। घोषणा पत्र कांग्रेस का ये जारी हो चुका है। कई तरह की घोषणाएं इसमें की गई हैं। चुनाव घोषणा पत्र कांग्रेस की ओर से जारी कर दिया गया है। तरह तरह की घोषणाएं इसमें की गई हैं। चुनावी वादे कांग्रेस के द्वारा किए गए हैं। राहुल जी के नेतृत्व में चली भारत जोड़ो न्याय यात्रा में 5 पिलर्स पर ध्यान केंद्रित किया गया था। यात्रा के दौरान युवा न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय की घोषणा की गई थी। जहां कहीं भी हम गए इन न्याय की बात हमने करी थी और इसकी गारंटी भी हमने दी है। ये लोकतंत्र को और संविधान को बचाने का चुनाव है। एक तरफ एनडीए नरेंद्र मोदी जी जो कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं, लोकतंत्र पर आक्रमण कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस जो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करता है, लोकतंत्र की रक्षा करता है। तो ये चुनाव इन दोनों फोर्सेस के बीच में है। और जबलपुर से बड़ी खबर का जिक्र करते हैं। 270 सिपाहियों ने हाई कोर्ट की शरण ली है। 270 सिपाहियों ने सामूहिक याचिका लगाई है। ट्रेड आरक्षक कैडर के पुलिस कर्मियों ने सरकारी आदेशों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ट्रेड आरक्षक कैडर के 5500 पुलिसकर्मी जनरल ड्यूटी में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। पुलिसकर्मियों की सामूहिक योजनाओं को कोर्ट ने माना है व्यक्तिगत याचिका। हाई कोर्ट 29 अप्रैल को सुनवाई करेगा इस मामले में। अनूपपुर का जिक्र करते हैं। चुनाव आयोग ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार सिंह को हटा दिया है। पुष्पराजगढ़ एसडीओपी सोनाली गुप्ता को हटाया गया है। चुनाव आयोग ने जारी किया आदेश। बता दें, पुष्पराजगढ़ में सोनाली गुप्ता 3 साल से ज्यादा समय से तैनात थी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार सिंह के परिवार के लोग राजनीति में हैं और इन्हीं कारणों से दोनों को चुनाव आयोग ने हटा दिया है। और अब एक ऐसी खबर की बात करेंगे जो शर्मसार करती है, जो पूछती है कि कहां से आते हैं ऐसे दरिंदे। मामला सिंगरौली के चितरंगी थाना क्षेत्र का है, जहां एक मां अपनी बीमार बच्ची को इलाज करवाने के लिए निजी अस्पताल लेकर पहुंची। इस दौरान एम्बुलेंस के ड्राइवर ने महिला के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दे दिया, मौके से फरार हो गया। जिसके बाद पीड़िता न्याय की गुहार लेकर थाने पहुंची। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने महिला के बयान पर मामला दर्ज कर लिया है। जांच जारी है और आरोपी की तलाश की जा रही है। तारीख फिलहाल नहीं है, पर उसके बारे में जो भी सूचना लग रही है जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। अस्पताल के परिसर में ऐसी वारदात होना डेफिनेटली चिंता का विषय है। बाकी अस्पताल में क्या सिक्योरिटी की गाइडलाइन है, क्या इन्होंने किया, उस संबंध में अभी जांच ही चल रही है, विवेचना में। और बात नरसिंहपुर की, जहां कोतवाली थाना के गरारू गांव में ट्रैक्टर पलटने से एक मजदूर की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मजदूर खेत में काम करने पहुंचा था और इसी दौरान हादसा हुआ। हादसे के बाद जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ले गया। किसके यहाँ काम कर रहे थे ये? काम तो हम आनंद भैया का करा था। अच्छा। हाँ। कौन व्यक्ति उनके यहाँ से बुला के ले गया था? दूसरे कल भैया हाँ। मतलब ठाकुर है, कल भैया मोड़ा अब्बू ना है। हाँ, वो बुला के बुला के ले गया। वो सफर वाला। अच्छा। वो तो हम दूसरे मालक को काम कर रहा था। अच्छा, तो क्या घटनाक्रम हुआ था जी? क्या घटना हुई थी? ट्रैक्टर पलट गया। हमें पता ही नहीं घर है। हमें इतना नहीं पता है, ये तो लेकर भाग जाए घर। शहडोल से बड़ी खबर है। हाईवे
के किनारे लगे पेड़ में आग लग गई और आग लगने से 3 एकड़ में फसल रखी हुई थी वो जलकर राख हो गई। आग लगने के कारणों की जांच अभी जारी है। दमकल ने आग पर फिलहाल काबू पा लिया है। तो आग से लाखों की फसल खाक हो चुकी है। हाईवे के किनारे पेड़ में आग लगी और देखते देखते इसने विकराल रूप लिया और सब कुछ जलकर खाक हो गया। खबरों में बात करते हैं आईपीएल मैच की, जहां कल पंजाब और गुजरात के बीच खेले गए मुकाबले में रतलाम के लाल आशुतोष शर्मा ने पंजाब की तरफ से तूफानी बल्लेबाजी की। आशुतोष ने शशांक के साथ मिला 7वें विकेट के लिए 22 गेंद पर 40 रन जोड़े, जिसकी बदौलत पंजाब ने जीत दर्ज की। बता दें कि गुजरात ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट पर 199 रन की पारी खेली, जिसके बाद रन का चेस करते हुए रोमांचक मुकाबले में पंजाब ने जीत दर्ज की और इस जीत का हीरो रतलाम के आशुतोष शर्मा भी रहे। न्यूज 18 को दिए सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में राजनाथ सिंह ने पीओके को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है। पीओके के लोग मांग कर रहे हैं कि वो भारत के साथ आना चाहते हैं। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके के बारे में भी आपने अक्सर बातें की है। इसका कोई टाइम फ्रेम है? इसको हम लोग कैसे, वहां के हिंदू मुसलमान आप लोग कहते हैं कि भारत के ही लोग हैं, तो इसका टाइम फ्रेम क्या है? उसको हम कैसे इस मामले को रिजॉल्व करेंगे? वैसे पाक अधिकृत कश्मीर का जहां तक प्रश्न है, वो पहले भी भारत का था, आज ही है और कल भी रहेगा। ठीक है, इस समय कुछ है परिस्थितियां ऐसी, लेकिन आप आश्वस्त रहिए, पीओके के लोग ही ये मांग करेंगे और हम भारत के साथ जाना चाहते हैं। ये प्रायोरिटी रहेगी थर्ड टर्म में सरकार की थर्ड टर्म में ये प्रायोरिटी मैंने कहा ना, पाक अधिकृत कश्मीर की जनता ही ये मांग करेगी कि हमको मर्ज किया जाए जी भारत के साथ। हम भारत से बिल्कुल अलग नहीं रह सकते। और आपने देखा होगा 1-2 प्रदर्शन वहां पर हुए थे जी, और भारत के कश्मीर के साथ वो लोग मिलना चाहते हैं। देख रहे हैं कि तेजी के साथ धारा 370 समाप्त होने के बाद कश्मीर में स्थिति सामान्य हुई है और विकास की गति भी तेज हुई है। ये पूरी खास बातचीत आप आज रात 8 बजे देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और विकसित भारत के लिए 400 पार। और आइए अब देखेंगे टॉप